अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल्स या एनाइंस जो हैं वो किस तरह से की जाती है। और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि देर आर सम टेस्ट विच आर कॉल्ड ड्राई टेस्ट एंड देर आर सम टेस्ट विच आर कॉल्ड वेट टेस्ट। और फिर हमने ये भी देखा कि ड्राई टेस्ट जो है वो किस तरह से आप डायरेक्टली जो मिक्सचर या सॉल्ट आपको प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर आप डायरेक्टली परफॉर्म कर देते हैं वो टेस्ट, उसमें कोई सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो वेट टेस्ट होते हैं उसमें आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है और उसके लिए एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है, वेदर इट इज़ एन एक्वस सोल्यूशन और इट इज़ एन ओरिजिनल सोल्यूशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। तो ये आई थिंक आपने फॉलो किया होगा लास्ट लेक्चर, और हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस को क्यों सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको फॉलो करना होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एनी आयन, वेदर कैटाइन और एनाइन, या तो बेसिक रेडिकल या एसिडिक रेडिकल जो भी है। हमने लास्ट टाइम एसिडिक रेडिकल सारे डिस्कस कर लिए थे, और आज के जो ये लैब सेशन है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हुए बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर में या सॉल्ट जो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो पहले देखते हैं कि जो ड्राई टेस्ट हैं उसमें इन ड्राई टेस्ट को बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी का मतलब ये है कि जो फर्स्ट हैंड आप टेस्ट करते हैं किसी भी मिक्सचर पे तो वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहलाती है। और इसमें कौन कौन से ड्राई टेस्ट मौजूद है हमारे पास, किस सिस्टम को या किस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है, वो ये सीक्वेंस है जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 पे आप देखेंगे जैसे ही आपको कोई मिक्सचर प्रोवाइड किया जाता है आप उसकी अपीयरेंस चेक करेंगे कि फिजिकली देखने में थ्रू नेकेड आइज आपको वो कैसा नजर आ रहा है। तो नोट द अपीयरेंस स्टेट ऑफ द गिवन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स, जो भी आपको सॉल्ट प्रोवाइड किया गया अब आप उसको देखिए कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो फिजिकली कैसा नजर आता है, क्या वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है, उसके क्रिस्टल्स मौजूद हैं। तो आप फॉरन अपने इन्फ्रेंस में ये लिख सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम सॉल्ट्स में भी प्रेजेंट। अगर तो वो अमोर्फस फॉर्म में है, यानी कि पाउडरी सा फॉर्म है, बिल्कुल ही क्रश्ड है, नो क्रिस्टल प्रेजेंट, अमोर्फस है, जैसे पाउडर होता है टेल्कम पाउडर वैसा है, तो आप कह सकते हैं ऑक्सलेट, फॉस्फेट और कार्बोनेट ऑफ 2 and 3 group metals may be present. The mixture is deliquescent. Deliquescent जो होता है ना बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक काइंड ऑफ टेक्सचर होता है, यानी कुछ सॉल्ट आपको नजर आएगा और कुछ वाटरी सा पार्ट उसमें नजर आता है, यानी कि वाटर एब्जॉर्बेंट मतलब हो जाता है उसके अंदर, और डेलिक्वेसेंट टेक्सचर होता है उसका, या हाइग्रोस्कोपिक टेक्सचर भी इसे कहते हैं। तो इसकी वजह से आप ये इन्फर कर सकते हैं कि सॉल्ट लाइक जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एंटीमनी क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड में भी प्रेजेंट। अच्छा, एक टेक्सचर होता है सॉल्ट का, द सॉल्ट मे लुक लाइक लाइट एंड फ्लफी पाउडर। फ्लफी मीन्स वेरी सॉफ्ट पाउडर या कॉटनी स्ट्रक्चर, यानी जैसे कॉटन सॉफ्ट होती है वैसी फ्लफी सा पाउडर होता है वो। तो आप ये इन्फर करेंगे कि मे बी कार्बोनेट और फॉस्फेट और एमजी, जिंक और बिस्मिथ एक्सेट्रा में बी प्रेजेंट। और कैसा अपीयरेंस हो सकती है कि जो आपको मिक्सचर प्रोवाइड किया गया है ये काफी हैवी सा आपको देखने में नजर आता है, या अपीयरेंस वाइज ऐसा लगता है कि काफी हैवी सा सॉल्ट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपीयरेंस आप कह सकते हैं इसमें लेड हो सकता है, और इसमें मरकरी हो सकता है, या बेरियम के सॉल्ट्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ड्राई टेस्ट आपका अपीयरेंस है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, दैट इज अपीयरेंस ऑफ द सॉल्ट। सेकेंड आप देखेंगे ओडर। ओडर कहते हैं किसी भी चीज की स्मेल, उसके अंदर से स्मेल कैसी आ रही है। तो आप किस किस तरह की स्मेल ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो अमोनिकल स्मेल आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, आप स्मेल करेंगे क्योंकि ऑब्जर्व तो आप आंखों से करते हैं। तो इसमें आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं बेसिकली ये स्मेल की आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, और इसमें आपको अगर अमोनिकल स्मेल आ रही है तो आप लिखेंगे मे बी अमोनियम सॉल्ट इज प्रेजेंट। अगर विनेगर लाइक स्मेल आती है तो आप कह सकते हैं कि मे बी एसिटेट ऑफ सम हैवी मेटल्स इज प्रेजेंट। रॉटन एग स्मेल आती है तो आप कह सकते हैं मे बी सल्फाइड्स, दैट इज बेरियम सल्फाइड इज प्रेजेंट। तो ये सेकंड आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ड्राई टेस्ट के रेफरेंस से मैं बात कर रही हूँ, तो क्या हो गया ओडर।
First is appearance, second is odor. Now come the third preliminary or dry test, that is color. नोट द कलर ऑफ द गिवन मिक्सचर। अब आपको जो मिक्सचर प्रोवाइड किया गया है, इफ यू आर वेरी लकी और वो कलर्ड मिक्सचर है, तो आप इजीली ऑन द बेसिस ऑफ द कलर आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल या कौन सा कैटाइन इसके अंदर मौजूद है। अगर तो वाइट आपको प्रोवाइड किया गया है मिक्सचर, तो इसमें ये पॉसिबिलिटीज हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू कि वाइट अगर आपके पास सॉल्ट है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आर देयर। और अगर you are very lucky and the color of the mixture is blue or green, तो on the basis of that आप ये कह सकते हैं कि maybe copper or cobalt is present। light green अगर है तो आप कह सकते हैं maybe iron is present। yellow अगर है तो maybe iron के साथ sulfides of cadmium, lead, iodide और ferrous oxalate is present। इसी तरह अगर pink है तो manganese is maybe present। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कलर्स आप अपने ये इन्फर कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन आप इन्फर कर सकते हैं कि मे बी ये चीज़ें प्रेजेंट हो। अब आप जैसे कि थियोरी में पढ़ भी रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, और ज़्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे आर कलर्ड कंपाउंड, दे मेक कलर्ड कंपाउंड। ठीक, तो ये वाली यहाँ से आप on the basis of their color you can detect the cation. So this is the third dry test or preliminary examination। ये भी आपने ऑब्जर्व करना है जैसे आपको कोई भी मिक्सचर प्रोवाइड किया जाता है। नाउ कम्स द फोर्थ ड्राई टेस्ट। अच्छा, ये भी कंटिन्यूएशन है, ऑरेंज और ब्लैक भी कलर्स ही हैं इस मिक्सचर के, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास इनमें से कोई सा मौजूद हो कलर। Now, fourth test is solubility. Now, note the solubility of the given mixture in water. जो भी आपको मिक्सचर प्रोवाइड किया गया है उसको थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लीजिए और थोड़ा डिस्टिल वाटर डाल के देखिए क्या वो वाटर में सॉल्युबल है। ना अगर तो वो सॉल्युबल है या नहीं है, ये चीज डिसाइड करेंगी आप। जो एसिडिक रेडिकल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो अगर कार्बोनेट्स मौजूद हैं तो सोडियम और पोटेशियम और अमोनियम के जो कार्बोनेट्स फॉर्म होते हैं दे आर बेसिकली सॉल्युबल एंड अदर आर इनसॉल्युबल इन इट। बाकी के इसके इन इन एलिमेंट्स के अलावा अगर किसी और के साथ कार्बोनेट्स फॉर्म हुए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, तो वो फिर उसमें इंसॉल्युबल होगा। लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट है तो दैट विल बी सॉल्युबल इन वाटर। इसी तरह अगर तो बाइकार्बोनेट्स हैं तो ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर, जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। इसी तरह अगर तो बेरियम के और ये वाले जो एलिमेंट्स या जो कैटाइंस हैं ये सल्फाइड के साथ का सॉल्ट बनाया हुआ है इन्होंने, तो वो भी सॉल्युबल होंगे। all except those of Ag and barium। ये आप यहाँ पे इन्फर कर सकते हैं इसको देखते हुए कि जितने भी मतलब थायोसल्फेट के जो भी सॉल्ट्स होंगे एक्सेप्ट सिल्वर एंड बेरियम दे ऑल आर सॉल्युबल। ठीक है, इसके अलावा नाइट्राइट्स जितने भी का जो मिक्सचर होगा किसी भी कैटाइन के साथ वो बनाए दे ऑल आर सॉल्युबल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप अपने इन्फ्रेंस जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे आप कैसे क्या बता सकते हैं, क्या इन्फर करेंगे, क्या इंफॉर्मेशन उससे आप एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं कि अगर वो सॉल्युबल है या नहीं है, तो क्या क्या इन्फ्रेंसेस आप अपने रिपोर्ट करेंगे। Now, action of water. The fifth preliminary examination is action of water. Now, warm 1 gram of mixture with 1 centimeter cube of water in a test tube. Note the reaction carefully. अच्छा, अब ये देखिए हैं तो ये ड्राई टेस्ट, आपने इसको ड्राई टेस्ट का नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करें, आप यहाँ पे सॉल्युबिलिटी चेक करें। सो यू आर यूजिंग वाटर एंड हियर आल्सो you are using water. So, but this is called the preliminary examination also. So although water is being used here, but this is actually the preliminary examination or dry test as such कोई reaction आपका नहीं हो रहा है. You are just taking, you are doing soft test like waters के साथ react कर रहे हैं और इस तरह से. तो इसीलिए it comes under the heading of dry test. अच्छा, अब आपने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया फॉर एक्शन ऑफ वाटर, और अगर
जब आपने हीट किया उसको और ये गैसेस इवॉल्व होती हैं, जैसे कि SO2 या H2S, इनकी बड़ी पिक्यूलियर सी स्मेल होती है। जब आप लैब में परफॉर्म करेंगे टेस्ट, तो आपको ये समझ आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की तो बहरहाल कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन ये हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2 की जो हैं स्मेल्स, आप इनको काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत पिक्यूलियर किस्म की इनकी स्मेल्स होती हैं। तो अगर तो ये गैसेस इवॉल्व हो रही हैं इसमें से, तो आप ये इन्फर कर सकते हैं, आप अपना इन्फ्रेंस में लिख सकते हैं कि मे बी एल्युमिनियम सल्फेट इज प्रेजेंट, मे बी सल्फाइड्स आर प्रेजेंट, और मे बी कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था जब हमने एनायंस अपने देखे थे। ठीक है, तो अच्छा, ये हो गया आपका एक्शन ऑफ वाटर। देन कम्स टेस्ट नंबर 6 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, एक्शन विद यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नाउ नोट द एसिडिटी ऑफ द मिक्सचर सॉल्यूशन विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जब आप जो भी हैं, जैसे कि लिटमस पेपर है आपके पास, उससे अगर आप टेस्ट करते हैं किसी भी सॉल्ट को, उसके ऊपर वेदर आप उसको सोल्यूशन बना के करते हैं, या अगर कोई सॉल्ट जो है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, तो आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और अगर तो उसके अंदर आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि न्यूट्रल है, लिटमस पेपर जो है वो टर्न नहीं हुआ है किसी भी, ना पिंक की तरफ गया ना ब्लू की तरफ, तो आप कह देंगे न्यूट्रल सॉल्ट इज प्रेजेंट। अगर तो वो एसिडिक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि एसिडिक सॉल्ट में बी FeCl3 इज प्रेजेंट। अगर वो बेसिक शो कर रहा है आपको लिटमस टेस्ट, तो आप लिखेंगे कि मे बी दी सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये भी ड्राई टेस्ट में आता है। नाउ कम्स द 7th टेस्ट, and its action of sodium hydroxide. Now take a small quantity of salt mixture in a test tube, add water and sodium hydroxide solution to it and boil. ठीक है, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए इतना ही आपने करना है कि टेस्ट ट्यूब में आप मिक्सचर को डालिए जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है, उसके अंदर ऐड वाटर, थोड़ा सा वाटर डाल के उसको शेक कीजिए, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू इट, एंड देन start boiling this. Now what these are the observations. Now salt mixture is soluble in water but no PPT is formed with sodium hydroxide. अब आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपको जो सॉल्ट है वो वाटर में तो सॉल्युबल हो गया, मगर जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो कोई PPT फॉर्म नहीं हुई, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म नहीं हुए उसके अंदर। तो फिर इससे क्या इन्फर आप करेंगे कि बेसिक रेडिकल्स ऑफ 1 to 5 एंड मैग्नीशियम आर एब्सेंट। ठीक है, 1 to 5 ग्रुप और मैग्नीशियम आर एब्सेंट है। अच्छा, अब ये चीज, एक चीज आप याद रखिए कि ये जो 1 to 5 ग्रुप्स हैं, अगर आपको याद हो, ये जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये लिस्ट थी यहाँ पे हमारे पास एक, जिसके अंदर इन्होंने ग्रुप्स बनाए थे। आई थिंक इसमें ये प्रोवाइड नहीं की गई है। मैं आपको एक लास्ट में एक स्लाइड इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, जिसके अंदर आप जो है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्रुप्स को जो है वो देख सकें कि 1 to 5 में कौन से ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। बल्कि आपकी जो बुक है उसमें भी ये चार्ट एक दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 1 to 5 में कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, नाउ अमोनिया गैस इज इवॉल्व। एक दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है कि अमोनिया गैस उसके अंदर से इवॉल्व हो गई है, तो आप लिखेंगे अमोनियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। इसी तरह से अमोनिया गैस इज इवॉल्व आफ्टर द एडिशन ऑफ Bivard's alloy. Now this is a like substance which is present in the lab. अगर आप इसको उसमें ऐड करते हैं, जो आपने टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्यूशन बनाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उसमें ये आप ऐड कर देते हैं, और फिर अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाती है, तो आप कहेंगे कि NO2 और NO3 में भी प्रेजेंट। इसी तरह अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है उसमें, तो आप लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम एंड जिंक में भी प्रेजेंट। सो वट एवर द ऑब्जर्वेशंस यू हैव, on the basis of these observations you will infer the result, you will write your inference कि उससे आपने क्या चीज अखज की या क्या इन्फर किया आपने इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए। ठीक है, तो जब आप ये लैब में परफॉर्म करेंगे टेस्ट, तो फिर आपने इस स्कीम को फॉलो करते हुए और ये अपने इन्फ्रेंसेस जो हैं वो अपने पास नोट कर लेंगे आप। जी क्लास, ये वाली स्लाइड के बारे में मैं आपसे को बता रही थी कि देखिए ये ग्रुप 1 में जो है
कौन कौन से कैटाइंस जो हैं वो मौजूद हैं, ग्रुप 2A में कौन से कैटाइंस मौजूद हैं, ग्रुप 2B में कौन से कैटाइंस मौजूद हैं। सो दीज आर द ग्रुपिंग। अगर आपको याद हो तो हमने ये एनाइंस के लिए भी पढ़ा था कि एनाइंस को भी कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। इसी तरह से जो आपके कैटाइंस हैं उनको भी इस तरह की ये ग्रुपिंग की गई है। अच्छा, इस ग्रुपिंग को आपने कंफ्यूज नहीं करना है, पीरियोडिक टेबल वाले ग्रुप्स नहीं है ये सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के पर्पस के लिए सिर्फ ये ग्रुपिंग की गई है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज ग्रुप्स एंड द पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स, दे आर एंटायरली डिफरेंट, ये वो वाले ग्रुप्स नहीं हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये वाले एलिमेंट्स हैं। मगर यहाँ ग्रुप 1 में ये वाले एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ तो लेड आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, मर्करी आ रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस की पर्पस के को सेटिस्फाई करते हैं ये वाले ग्रुप्स। ठीक है, तो जैसे मैंने भी आपको स्लाइड दिखाई, तो अब आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि बेसिक रेडिकल्स ऑफ ग्रुप 1 to 5 का क्या मतलब है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गई है आपको चीज। नाउ कम्स द नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट ड्राई टेस्ट और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दैट इज हीटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब। नाउ हीटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब किस तरह से आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, हीट अबाउट 1 gram ऑफ द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब कॉशियसली। बहुत ध्यान से आपने इसको करना है कि एक मिक्सचर जो आपको दिया गया है एनालिसिस के लिए उसको टेस्ट ट्यूब में डालिए थोड़ी सी क्वांटिटी, और उसको आपने डायरेक्ट मतलब उस टेस्ट ट्यूब को हीट करके, फ्लेम पे हीट करके देखना है और बहुत कॉशियसली करना है, अपने फेस से इसको बिल्कुल अवे रखना है और किसी दूसरे के फेस की तरफ भी ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अवे फ्रॉम योर फेस एंड फ्रॉम अदर्स फेस ऑल्सो। ठीक, और इसको बहुत कॉशियसली आपने ध्यान से बहुत ये ना हो कि वो एकदम से आप एक हैवी उसको, यानी कि बहुत ज्यादा उसको हीट कर दें और उसमें से वो एक्सपेल आउट हो, किसी के ऊपर जाके गिरे या किसी को भी वो हर्ट कर सकता है। तो बहुत कॉशियसली आपने ये टेस्ट करना है। नाउ रेज द टेम्परेचर ग्रेजुअली एंड केयरफुली, नोट द चेंजेस विच टेक्स प्लेस। नाउ राइज द टेम्परेचर वेरी, आई मीन एकदम से उसको हीट अप नहीं करना है, थोड़ा सा आपने फ्लेम के पास टेस्ट ट्यूब को लेके जाएं, फिर हटा लें फ्लेम पे से, फिर उसको लेके जाएं, यानी जेंटली, स्लोली 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 एंड ग्रेजुअली आपने उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना है। एंड देन नोट द चेंजेस विच टेक्स प्लेस। ना दे कैन बी फर्स्ट, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो ये हो सकती है कि व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस फ्यूजेस, यानी वो फ्यूज हो गया यानी मेल्ट हो गया विदाउट डिकम्पोजिशन। मेल्ट हो गया और कोई डिकम्पोजिशन नहीं हुई, यानी कि ब्रेक नहीं हुआ सॉल्ट, वो मेल्ट हो गया। तो आप ये चीजें जो हैं वो इन्फर करेंगे, सॉल्ट्स ऑफ एल्कली मेटल्स और सॉल्ट्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में बी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपकी ये इन्फ्लुएंस हो जाएगी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपकी क्या हो सकती है कि द सब्सटेंस फ्यूजेस विद लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जो सब्सटेंस है वो मेल्ट हुआ है और आपको इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी नजर आता है सेपरेट होता हुआ उसमें से। तो आप लिखेंगे कि सॉल्ट्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चीफली क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स, ये आपका इन्फ्लुएंस हो गया। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन आपकी क्या हो सकती है कि द सब्सटेंस decrepitates, that is sharp cracking sound is obtained, यानी आप जो जब उसको आप हीट करें तो चटखने की उसके अंदर से आवाजें आती हैं, कोई क्रैकिंग साउंड्स उसमें से सॉल्ट में से सुनाई देती हैं। तो सब्सटेंस कंटेनिंग नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आपका इन्फ्लुएंस होगा। द सब्सटेंस स्वेल्स अप। नाउ क्या होता है कि जब बाज मिक्सचर्स हैं उनको आप हीट करते हैं तो वो क्या होता है कि एकदम से स्वेल से हो जाते हैं, फूल जाते हैं, इन्फ्लेमेट हो जाते हैं। तो इसकी इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन आप क्या इन्फर करेंगे कि बोरेट्स, फॉस्फेट और एलम एक्सेट्रा में बी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये एक और ड्राई टेस्ट की ऑब्जर्वेशंस हो गई। अब बी में आप ऑब्जर्व करें, अ गैस और वेपर्स आर इवॉल्व। ठीक है, तो अब अगर कोई गैस इसमें से इवॉल्व होती है, नाउ वाटर इज इवॉल्व, टेस्ट विद लिटमस पेपर। नाउ द वाटर इज एल्कलाइन, मे बी अमोनियम सॉल्ट इज प्रेजेंट, द वाटर इज एसिडिक, तो बेसिक रेडिकल में बी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आप अपने ये इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं ये वाला टेस्ट और इन्फ्लुएंस अपना लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टेस्ट क्या आ जाता है कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व, रिंकिडल्स, ग्लोइंग स्प्लिंट। नाउ ये भी एक
सब्सटेंस सोचा होता है जो कि आप को प्रोवाइड किया जाएगा लैब में जब आप परफॉर्म करेंगे दीज ट्राई टेस्ट, तो ये आपकी शेल्फ पे ही मौजूद होते हैं। तो आप उनकी बेसिस से, उनकी हेल्प से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये भी आप, ये जब आप ये परफॉर्म करेंगे और ये गैसेस इवॉल्व इसमें से हो रही होंगी, तो फिर आपके पास ये सारे रिएजेंट्स वहाँ पे मौजूद होंगे लैब में, और उन रिएजेंट्स की हेल्प से आप इन गैसेस को डिटेक्ट कर लेंगे कि किस तरह की जो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, उनके उनके टेस्ट परफॉर्म करके आप फिर अपने रिजल्ट्स को इन्फर करेंगे कि अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये वाला जैसे टेस्ट हमने लास्ट टाइम ऑब्जर्व भी किया था कि किस तरह से होता है। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अपना इन्फ्रेंस लिख देंगे कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसी तरह जब आप इनको परफॉर्म करेंगे लैब में, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से ये मतलब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और क्या उनकी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं और क्या आप फिर इन्फर कर रहे हैं। अच्छा, अब एक इसी का पार्ट है सी, सब्लिमेट इज फॉर्म्ड। सब्लिमेट, अब देखिए ये यही वाला टेस्ट है, इसी की कंटिन्यूशन है, हीटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, फर्स्ट था कि व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस, मेल्ट हुआ, वाटर के साथ मेल्ट हुआ, वाटर उसने या क्रैकिंग साउंड के साथ हुआ। सेकेंड उसमें आया कि गैसेस अगर इवॉल्व हुई हैं, तो वो जो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं उन गैसेस को आपने टेस्ट करके देखना है, तो उन ऑन द बेसिस ऑफ दोज इवॉल्व्ड गैसेस आप अपना रिजल्ट लिखेंगे। और थर्ड सी पार्ट इसका है कि अ सब्लिमेट इज फॉर्म। अगर तो जो सब्लिमेट उसमें फॉर्म हुआ है वो वाइट सब्लिमेट है, तो आपकी इन्फ्रेंस ये होंगे। इसी तरह से जो भी जिस कलर के भी वो फॉर्म हुए हैं, तो उन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपने इन्फ्रेंसेस को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। और ऑब्वियसली ये जब आप परफॉर्म करेंगे, जब आप परफॉर्म करके खुद से ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्वियसली चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। एज ऑफ नाउ यू जस्ट हैव टू यू जस्ट हैव टू लर्न दिस आर्ट, कि ये जो सिस्टमेटिक एनालिसिस है इसको आपने परफॉर्म कैसे करना है, यानी कि ये सिस्टमेटिक वे में आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले एक टेस्ट करें, यहाँ से ये वाला सॉल्युबिलिटी का टेस्ट करें और फिर जंप लगा के इधर इस वाले टेस्ट पे आ जाएं। ऐसा नहीं करना है आपने। आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे कि आपने फर्स्ट ये वाला टेस्ट किया है, अपीयरेंस टेस्ट किया, ओडर टेस्ट किया, कलर टेस्ट किया, तो ये आप क्या कर रहे हैं कि स्कीम को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन यू हैव टू प्रोग्रेस। और अब इसी तरह प्रोग्रेस करते करते हम आ गए हैं हीटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब में, और ये हमने कवर कर लिया टॉपिक। अब इसके जितने भी ऑब्जर्वेशंस थी वो आपने अपने पास नोट डाउन कर ली। अब नेक्स्ट टेस्ट, ये डीबी इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपने सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में लिया था और उसको हीट करके देखा है। तो अब एक ऑब्जर्वेशन ये आ सकती है, द सब्सटेंस चेंजेस द कलर। जो भी आपको सॉल्ट या मिक्सचर दिया गया है वो जब आपने हीट किया तो उसका कलर चेंज हो गया। नाउ जो कलर चेंज हुआ, तो ओरिजिनल कलर अगर फर्स्ट करें, आपको जो मिक्सचर दिया गया था वो वाइट कलर का था। नाउ आपने जब उसको हीट किया तो उसका कलर चेंज हो गया येलो में। तो आपने अपना क्या इन्फर किया, इससे क्या इंफॉर्मेशन इन्फर किया आपने? आपने ये लिखा कि जी मे बी जिंक सॉल्ट्स आर प्रेजेंट, या आपको जो कलर जो मिक्सचर दिया गया था वो ग्रीन कलर का था। अब आपने उसको जब हीट करके देखा टेस्ट ट्यूब में, वो येलो कलर का हो गया। तो अब आपने क्या इन्फर की इंफॉर्मेशन कि मे बी जो है इसके अंदर निकल का सॉल्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी ऑब्जर्वेशन लिखी कि क्या ऑब्जर्वेशंस आई आपके पास, और उससे इन्फर आपने क्या किया, क्या इंफॉर्मेशन आपने उसमें से इन्फर की। नाउ अगर तो ये भी पार्ट है ड्राई टेस्ट का ही, जो भी हमने परफॉर्म किया हीटिंग टेस्ट, उसका ई पार्ट में आप क्या देख सकते हैं कि परमानेंट चेंज इन कलर ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर। नाउ क्या हुआ कि आपने उसको हीट किया, उसके अंदर से वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट हुआ, और क्या हो गया, परमानेंटली चेंज हो गया कलर। अच्छा, यहाँ पे क्या था, टेम्पररी कलर चेंज था, यानी कि जो इनिशियली आपको सॉल्ट दिया गया था व्हाइट कलर का था, आपने हीट किया येलो कलर का हो गया, हीट से हटाया वो वापस व्हाइट कलर का हो गया। तो दिस इज कॉल्ड अ टेम्पररी चेंज, ये परमानेंट नहीं है चेंज। जबकि इस टेस्ट में क्या हो रहा है कि परमानेंट चेंज इन कलर ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्राइट येलो कलर का सॉल्ट दिया गया है, आपने उसको हीट किया और वो क्या हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। अब आपने हीट
उसकी रिमूव कर दी, हीट से हटा दिया उसको, लेकिन उसका कलर जो है वो ब्लैक ही रह गया, वापस वो ब्राइट येलो कलर में नहीं ट्रांसफर हुआ, तो ये परमानेंट चेंज हो गई। तो इसकी वजह से आप, इस ऑब्जर्वेशन की वजह से आप क्या इन्फर करेंगे कि मे बी इसमें फेरिक क्लोराइड विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जैसे यहाँ पे ये भी लिखा है ना कि ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब उसमें से निकल जाएगा तो उसका जो कलर चेंज है वो परमानेंटली वो चेंज हो जाएगा, वो वापस रिवर्ट बैक नहीं होगा ब्राइट येलो कलर में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जी आपको जो ये आपने हीट टेस्ट किया है, परमानेंट चेंजेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन, नाउ कलर चेंजेस टू ब्लैक। नाउ जो सॉल्ट है वो बस ब्लैक कलर का हो गया, और उसमें जो है परमानेंटली ब्लैक कलर का हो गया, ना उसमें वाटर, ना तो वाटर उसमें से रिलीज हुआ, बस डायरेक्टली क्या हुआ, बर्न होके ब्लैक कलर का हो गया। तो अब आप ये इन्फर कर लेंगे कि मे बी इसमें कॉपर है, कोबाल्ट है, निकल है, मैंगनीज मे बी प्रेजेंट। ठीक है, ये तीनों चीज आपको क्लियर हो गई ना कि ये तो ये वाला टेस्ट में टेम्पररी कलर चेंज हुआ, इसमें परमानेंट कलर चेंज हुआ बट विद वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर भी हुआ इसमें। और इसमें क्या हो रहा है कि वो बस सिर्फ जो सॉल्ट है वो टर्न हो गया ब्लैक में विदाउट रिलीज ऑफ वाटर। अच्छा, फिर और क्या चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि जी सॉलिड में मेल्ट और डिस्टल अवे, यानी कि जो सॉल्ट आपको दिया गया उसको जैसे ही आपने हीट किया वो एकदम से वैनिश हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल मेल्ट हो गया और डिस्टिल अवे हो गया, यानी कि हवा में उड़ गया, एकदम से खत्म हो गया बिल्कुल, उसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आया, मतलब टेस्ट ट्यूब आपकी एम्प्टी हो गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप क्या क्या इन्फर कर सकते हैं कि अगर कलर ऑफ द सॉलिड जो आपको मिक्सचर दिया गया था वो डार्क ग्रीन कलर का था, और कलर ऑफ द मेल्ट जो मेल्ट होके वो ग्रीन ग्रीन कलर का हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्रोमियम है। अगर आपका जो सॉल्ट था वो वाइट कलर का था और वो मेल्ट होने के बाद येलो कलर का हो गया, तो आप ये इन्फर करेंगे कि मे बी इसके अंदर एंटीमनी का कोई सा सॉल्ट मौजूद है या सिल्वर क्लोराइड में बी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस हो गई हैं आपकी। ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा कि कलर ऑफ द सॉलिड क्या था, हीट करने के बाद कलर ऑफ द मेल्ट क्या था, यानी कि जो मेल्ट होने के बाद क्या कलर आ रहा है उस सॉल्ट का, और इसकी बेसिस पे आप ये आपका इन्फ्रेंस हो गया। ठीक है, अगर ग्रीन है तो ये वाला इन्फ्रेंस आ जाएगा, क्रोमियम में भी प्रेजेंट। अगर ये आपने ऑब्जर्व किया कि वाइट से वाइट था पहले सॉलिड आपका, ये वाइट था सॉलिड, ये ब्राउन हो गया हीट होने से, तो मे बी एंटीमनी क्लोराइड में भी प्रेजेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ड्राई टेस्ट इज चारकोल कैविटी टेस्ट। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये परफॉर्म करके देखना है कि मिक्स पाउडर्ड मिक्सचर विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट और फ्यूजन मिक्सचर के अंदर ये दो इक्वल क्वांटिटी में होती हैं, पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। तो या तो आप सिर्फ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए और इसको इक्वल क्वांटिटी में, जो आपका सॉल्ट है उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी दोनों की होनी चाहिए, 1:1 का रेशियो, एंड प्लेस अ लिटिल ऑफ इट इन द कैविटी ऑफ अ charcoal block. Add 1 drop of water and heat in the reducing flame with the blowpipe. Observe carefully. Now reducing flame क्या चीज है और charcoal block क्या चीज है? Now charcoal block एक basically आप जब लैब में इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे तो then you will come to know how it looks like, और उसमें किस तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। एज ऑफ नाउ बस आप इसको समझ लीजिए कि चारकोल टेस्ट में कौन से रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं, और इसके अलावा जो है ये रिड्यूसिंग फ्लेम क्या चीज़ है। रिड्यूसिंग फ्लेम बेसिकली होता है ब्लू कलर का, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो फ्लेम बाज दफा ब्लू कलर का होता है, बाज दफा रेड कलर का होता है। तो जो कंप्लीटली ब्लू कलर का फ्लेम होता है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग फ्लेम। ठीक है, तो उस पे ये आपने टेस्ट परफॉर्म करना है। किस तरह का टेस्ट है ये वाला, एक तो आपने पहले ये मिक्सचर बना लिया, जो आपका सॉल्ट के मिक्सचर आपको दिया गया है उसको ऐड करना है सोडियम कार्बोनेट में, और उन जो 1:1 का आपने रेशो में बना लिया उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके चारकोल जो बॉक्स आपको लैब में होगा उसकी अंदर एक कैविटी बनी हुई होती है, छोटा सा होल होता है, उसमें आपने डाला इसको, और उसके बाद एक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करेंगे, और
एंड हीट इन द रिड्यूसिंग फ्लेम। उसको फिर आप किसी स्पेचुला में, ये जो मिक्सचर आपने बनाया है, इसको एक स्पेचुला में लेके रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर रख के आपने चेक करना है, ऑब्जर्व करना है ब्लो ऑफ द फायर की जो 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 फ्लेम है उसका ब्लो कैसा होता है। नो, अब आपने ये चीजें ऑब्जर्व करनी है। अगर अब आपकी ऑब्जर्वेशन में ये हो जाता है कि द सब्सटेंस डेक्रिपिटेट्स मीन्स कि उसमें चटकने की आवाजें आ रही हैं, क्रैंकी मतलब इस तरह की चटक की आवाज आती है कि सॉल्ट ऐसे चटक रहा है, तो फिर आप ये इन्फर करेंगे कि मे बी क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स एज सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में बी प्रेजेंट। अच्छा, अगर तो आपका सब्सटेंस जो है वो डिफ्लैग्रेट्स कर रहा है, मीन्स के बहुत तेजी से आपको ऐसा लगे कि फ्लेम जो है ना वो बहुत तेजी से जला है, या बहुत फास्ट उसने फायर को कैच कर लिया, सडनली मतलब फॉरन क्विकली वो बर्न हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और क्लोरेट में भी प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं, और उसकी वजह से आप फिर ये इन्फर कर रहे हैं यहाँ पे ये चीजें। अच्छा, नेक्स्ट ड्राई टेस्ट में आ जाता है कोबाल्ट नाइट्रेट का टेस्ट। अच्छा, इफ द रेजिड्यू ऑफ चारकोल कैविटी इज वाइट, moisten it with cobalt nitrate solution and heat it again strongly by the blowpipe flame. Note the color of the residue. ना अब ये कह रहे हैं कि अभी ये जो आपने चारकोल कैविटी ब्लॉक के ऊपर वो जो आपका बनाया था एक मिक्सचर, अगर वो उसकी उसका जो रेजिड्यू है वो वाइट कलर का है, तो आपने क्या करना है, उसी रेजिड्यू को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेना है कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन डाल के उसके अंदर, और फिर अगेन आपने टेस्ट करना है, इसी को स्पैचुला में लेंगे आप और फिर उसको टेस्ट करेंगे ब्लो पाइप फ्लेम पे। अगर तो फ्लेम आपकी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो फ्लेम का कलर है वो ब्लू से पिंक कलर का हो गया है, तो आप ये इन्फर करेंगे कि इसमें मैग्नीशियम सॉल्ट में भी प्रेजेंट। या फिर ये जो भी ऑब्जर्वेशंस आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट जो है, इसकी बेसिस पे जो भी ऑब्जर्वेशन आपको ये आती है, डर्टी ब्लूइश ग्रीन आ रहा है, तो आप कहेंगे मे बी एसन सॉल्ट्स में बी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये एक और ड्राई टेस्ट आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट टेस्ट है फिल्टर एश टेस्ट। नाउ शेक द मिक्सचर विद कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब and dip a piece of filter paper into it. Dry it, then burn, and not the color of the and note नहीं, note the color of the ash. Inferences as in the cobalt nitrate test. ना ये कह रहे हैं कि ये एक फिल्टर एश टेस्ट है, इसमें आपने क्या करना है कि जो मिक्सचर आपके पास है, शेक द मिक्सचर विद कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, उसमें ही आपने फिल्टर पेपर को डिप करके और फिर इस फिल्टर पेपर से आपने टेस्ट करना है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं, या तो वो पिंक कलर का हो जाता है, ऐश उसकी जो है वो पिंक कलर की हो जाएगी, ऐश होती है राख, जो होती है ना राख बन जाएगी, जैसे ही फिल्टर पेपर को आप बर्न करेंगे फ्लेम पे, तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस ऐश के कलर को आपने फिर चेक करना है। तो अगर वो ब्लू कलर की है तो आप लिखेंगे अपने इन्फ्रेंस में लिखेंगे कि एल्युमिनियम या फॉस्फेट का सॉल्ट इसमें कोई मौजूद है। अगर ग्रीन है तो आप लिखेंगे जिंक के जो है वो सॉल्ट इसमें मौजूद हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये है फ्लेम टेस्ट। Make a thick paste of the mixture with concentrated HCl and introduce a little of the paste on a clean platinum wire in the base of non-luminous flame of a burner. Alternatively, dip the platinum wire into concentrated HCl contained in a depression of a spot plate and then into the substance. ओके, नाउ फ्लेम टेस्ट के लिए आपने सिंपली ये करना है कि एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे आप मिक्सचर का विद HCl, और इस मिक्सचर को या तो प्लेटिनियम वायर लेके आप उसको नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के ऊपर जो है वो जो बर्नर आपके पास जो भी बंसन बर्नर होगा उसके ऊपर आपने टेस्ट करना है, और उसके बाद आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस आप ये इन्फर कर सकते हैं। ये भी उसी की कंटिन्यूएशन है ऑब्जर्वेशन की, ये भी फ्लेम टेस्ट
की ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे कंटिन्यू हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट ड्राई टेस्ट है बोरेक्स बीड टेस्ट फॉर कलर्ड सॉल्ट ओनली। नाउ दिस टेस्ट इज वेरी पर्टिकुलर और पिक्यूलियर फॉर द कलर्ड सॉल्ट। अगर आपके पास वाइट सॉल्ट है तो आपने ये वाला टेस्ट फिर नहीं करना है। तो आपने ये वाला टेस्ट किस तरह करेंगे कि मेक अ बोरेक्स बीड इन अ लूप ऑफ प्लेटिनम वायर बाय डिपिंग द हॉट वायर इनटू बोरेक्स and heating until colorless and transparent. Bring a minute quantity of the mixture in contact with the hot bead and heat in the outer or oxidizing flame. Observe the color change when the bead is hot and also when it is cold. Heat the bead in the inner or reducing flame and observe the color in the hot and cold states. Colored beads are obtained with compounds of copper, iron, chromium, manganese, nickel, and cobalt. The most characteristic result is of cobalt. ठीक है, तो ये एक आपको टेस्ट जो है यहाँ पे बता रहे हैं ड्राई टेस्ट किस तरह से करना है। आपने बोरेक्स बीड टेस्ट ये कहलाता है और इसके लिए पूरा इन्होंने बता दिया प्रोसीजर कि किस तरह आपने प्लेटिनम वायर को लेना है, उसको डिप करना है और फिर किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे। और इसमें आपने दोनों हीट होते हुए भी आपने चेक करना है कलर को और कोल्ड होते हुए भी चेक करना है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी चेक करना है और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम तो वही होता है जब फ्लेम का कलर बिल्कुल ब्लू कलर का होता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और रिड्यूसिंग फ्लेम वो होता है जब थोड़ा सा आपने देखा ना रेडिश कलर का फ्लेम होता है, दैट इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रिड्यूसिंग फ्लेम। और इसके ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशंस आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे कि ग्रीन व्हेन हॉट, यानी ये जो अब आपने बोरेक्स बीट टेस्ट किया है उसमें आपने ये देखा कि वो ग्रीन था, उसका कलर जब वो हॉट था फिर ब्लू हो गया व्हेन कोल्ड। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपने ये वाला ऑब्जर्वेशन आपकी आई है, तो आप ये लिखेंगे कि क्रोमियम में भी प्रेजेंट। और फिर इसी वाले टेस्ट को आपने रिड्यूसिंग फ्लेम पे भी करना है। अच्छा, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कैसे आप करते हैं, आपको आपने अगर बंसन बर्नर देखा हो तो उसमें नीचे एक रोटेटिंग पॉइंट लगा हुआ होता है। तो आप जब उसको मूव करते हैं ना तो जब आप लैब में आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये दिखा भी दूंगी कि किस तरह से फ्लेम को आपने ऑक्सीडाइजिंग करना है और किस तरह से उसको रिड्यूसिंग करना है। उस नॉब के थ्रू उसकी मूवमेंट से आप फ्लेम को जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बना सकते हैं और रिड्यूसिंग फ्लेम बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब भी हम परफॉर्म करेंगे टेस्ट तो फिर आपको आप लोग खुद भी कर लेंगे और मैं आपको समझा भी दूंगी कि किस तरह से करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये ऑब्जर्वेशंस आई और ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस आपने अपने जो ये आपका इन्फ्रेंस है कि ये मेटल्स इसमें मौजूद हो सकते हैं। लास्ट ड्राई टेस्ट जो इसमें डिस्कस किया गया है वो डायथायोल टेस्ट है। ना इसके लिए आपने क्या करना है कि टेक अ माइन्यूट quantity of mixture in a test tube, add 1 ml of water, 1 ml of dilute HCl and a little zinc डायथायोल। ना उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने सारी चीजें इसमें डाल दी टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद बॉईल द सॉल्यूशन विद एंड विदाउट एडिंग एक्सेस ऑफ 1 ग्राम सोडियम एसिटेट क्रिस्टल एंड ऑब्जर्व द रिएक्शन। ना ठीक है, ये आपने एक्सपेरिमेंट किया ड्राई टेस्ट के लिए, इसका नाम क्या है, डायथायोल टेस्ट। इसमें आपने ये वाले रिएजेंट्स डाल के एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके बाद लास्ट में आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या ऑब्जर्वेशंस आई यहाँ। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन अब क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई कि नो कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्म, तो आपने ये लिख देंगे कि these metals are absent in it. अच्छा, द पीपीटी अपीयर्स आफ्टर द एडिशन ऑफ सोडियम एसिटेट। अब जो पीपीटी अगर फॉर्म हुई उसमें मिक्सचर में आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है डायथायोल टेस्ट, इसके अंदर आफ्टर एडिंग सोडियम एसिटेट क्रिस्टल पीपीटी फॉर्म हो जाती है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो आप क्या लिखेंगे, अगर तो वो पीपीटी ब्राइट येलो कलर की है तो लेड में भी प्रेजेंट, अगर वो इंटेंस ब्लैक कलर की है तो आप लिखेंगे कि कोबाल्ट में भी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आप फिर इन्फ्रेंस उसके हिसाब से लिख देंगे। सो यहाँ पे हमारे ड्राई टेस्ट फॉर कैटाइंस जो हैं वो खत्म होते हैं। बेसिक रेडिकल्स के जो ड्राई टेस्ट हैं वो आज हमने डिस्कस किए हैं। इनको एक दफा से आप बस पढ़ लीजिए और इसको बस अपनी स्कीम को किस तरह से सिस्टमेटिकली
फॉलो करना है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और इंशाल्लाह जब हम इन टेस्ट को लैब में परफॉर्म करेंगे, तो आप जब ये सिस्टमेटिक स्कीम को फॉलो करेंगे तो आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आई होप आज का लेक्चर आपको काफ़ी समझ आ गई होंगी चीज़ें कि किस तरह से आपने फॉलो करना है स्कीम को। होपफुली जब हम इनको परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं। नेक्स्ट लैब सेशन में हम लोग देखेंगे कि बेसिक रेडिकल्स के वेट टेस्ट कौन कौन से हैं। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। अस्सलाम वालेकुम।